स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शू के साथ होती है, जो कि एक डॉक्टर है। वो हॉस्पिटल में ओवर टाइम वर्क करते हुए बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है और अचानक से यहाँ पर मर जाती है। और फिर वो रीबॉर्न होकर एक नॉवल के अंदर आ जाती है। जब उसे होश आता है तो वो सोचती है कि आखिर मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वो देखती है कि उसे तो इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई है। तभी हम शू के हस्बैंड जियांग को देखते हैं, जो कि व्हील चेयर पर होता है। डॉक्टर उसे शू के बारे में बता रहा होता है कि उसने उसका बैंडेज वगैरह कर दिया है और अब ब्लीडिंग रुक चुकी है। शू तभी सोच रही होती है कि मैं तो हॉस्पिटल में काम कर रही थी ना, तो मैं ये कहाँ पर आ गई हूँ। तभी जियांग उसके सामने आ जाता है और शू से देखती रह जाती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो यहाँ उसे डिवोर्स एग्रीमेंट ला कर देता है और कहता है कि अब मैं चेन के बारे में तुमसे और आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगा और मैंने इसे ऑलरेडी साइन कर दिया हूँ, तो तुम भी साइन कर दो। ये देखकर वो शॉक होती है और सोचती है कि ये क्या चल रहा है। फिर वो अपनी पढ़ी हुई नॉवेल की कहानी याद करने लग जाती है और फिर हमें नॉवेल की स्टोरी दिखाने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये जो नॉवेल की फीमेल लीड थी, ये हमारे मेन लीड जियांग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसका पहले से कोई फर्स्ट लव था जिसका नाम चैन था और इस वजह से वो इससे बहुत झगड़ा किया करती थी और कहती थी कि तुम एक डिसेबल हो और इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, मुझे मेरा फर्स्ट लव चैन चाहिए। आखिर तुम मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रहे हो और तुमने उसे जेल क्यों पहुँचाया। तो फिर ये कहता है कि क्योंकि उसने मेरे बॉडीगार्ड को चाकू मारा है। तो कहती है कि वो ये डिज़र्व करता है, आखिर तुम्हारा बॉडीगार्ड मुझे उससे मिलने नहीं दे रहा था और हाँ, तुम मेरी जान के पीछे पड़ गए हो ना, तो ठीक है, अब मैं खुद की जान ले लूँगी। और वो चाकू मार लेती है। अब ये सारी स्टोरी याद करके शू सोचती है कि यानी मैं उस नॉवल के अंदर आ गई हूँ जो मैंने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ी थी और इस नॉवल की स्टोरी के हिसाब से ये मेन लीड तो डिसेबल है, लेकिन है ये बहुत ही इंटेलिजेंट और इसने इतनी यंग एज में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दिया। पर इसकी जो वाइफ है वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि ये डिसेबल है और खड़ा नहीं हो सकता और साथ ही साथ वो अपनी फर्स्ट लव से ऑब्सेस जो थी, तो इसे क्यों ही पसंद करती। लेकिन इस लड़की का नाम बिल्कुल मेरी तरह है, यानी इस वजह से मैं इसकी जगह पर आ गई हूँ और मेन लीड की वाइफ बन गई हूँ। ये सोचकर वो शॉक हो रही होती है। तभी जियांग कहता है कि मैंने जो बोला तुम सुन भी रही हो और फिर जियांग उसे पैसों का चेक भी देता है और कहता है कि ये पैसे ले लो, इससे तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजार सकती हो। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो ये जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि हस्बैंड रुको, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है कि उसने उसे हस्बैंड बोली। ये कहती है कि हस्बैंड मैं सच में सीरियस हूँ और मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए और अब मैं चैन के मैटर में भी कोई पढ़ने वाली नहीं हूँ, उसे लॉ कोई संभालने दो। और वो मन में सोचती है कि ये लड़की इतनी पागल थी जो इतने अच्छे हस्बैंड को छोड़ रही थी, जिसके पास पैसा भी है और इतना हैंडसम भी है, और उस पागल लड़के के प्यार में पड़ी हुई थी जो कि बस उसका यूज़ कर रहा था। और फिर ये पागल लड़की ने इससे डिवोर्स भी ले ली थी और आखिर में बहुत ही बुरी मौत मरी थी एक कार एक्सीडेंट में। और इस लड़की को जो चीज़ नहीं चाहिए मुझे तो वो चाहिए, यही सोचकर वो खुश हो रही होती है। तभी जियांग उससे पूछता है कि क्या तुम सच में डिवोर्स नहीं लेना चाहती हो, तो फिर आखिर तुमने अपने आप को मारने की क्यों कोशिश करी। तो ये कहती है कि मैंने गलती से चोट लगा ली अपने आप को। तो फिर ये कहता है कि एक बार फिर से सोच लो क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा चांस नहीं दूंगा। शू कहती है कि हस्बैंड मैंने अच्छे से सोच लियो, मैं सच में डिवोर्स नहीं लेने वाली। तो भी वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का टाइम दे रहा हूँ, तुम इस बारे में फिर से सोच लो और कल तक भी तुम पीछे हट सकती हो। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तो ये कहती है कि मैं वापस पीछे नहीं हटने वाली और वो गुस्सा होने लग जाती है इस फीमेल लीड पर और सोचती है कि कितनी बड़ी पागल लड़की है जिसने अपने आप को इतनी ज़्यादा चोट पहुंचा ली। अब मुझे इतना दर्द हो रहा है तो अब इसे ठीक होने में भी कितना टाइम लगेगा और इसका निशान भी आ जाएगा। फिर शू जब सो रही होती है तो उसे आवाज़ से बहुत ही डिस्टर्ब होने लगता है और यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे तुरंत ही उठाकर कहने लगती है कि उठो जल्दी से, तुम्हें पता है चैन को जेल हो गई है, वो भी 10 साल की, तो तुम ही उसे बचा सकती हो। शू से चिल्लाती है कि हाथ छोड़ो मेरा। तो फिर लड़की कहने लगती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर रही हो, देखो क्या तुम भूल गई हो कि चैन ने तुम्हारे लिए तो किसी को चाकू मारा था ना, और अब उसे जेल हो गई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना उसे बाहर निकलवाना, और तुम भी नहीं चाहती होंगी कि वो जेल में हो, तो मेरे साथ जल्दी से चलो। ऐसा वो बोलते हुए उसे खींचने लगती है और नीचे गिरा देती है और वो शू का पीछे ही नहीं छोड़ रही होती है। तभी शू देखती है कि जियांग बाहर से आ रहा है। फिर जैसे वो यहाँ पर आता है तो शू से कहने लगती है कि हस्बैंड प्लीज़ इसे यहाँ से बाहर निकालो, ये यहाँ आवाज़ करके मुझे परेशान कर रही है। तो चैन का बॉडीगार्ड जल्दी से शू की इस बेस्ट फ्रेंड लिन को यहाँ से बाहर निकालने लगता है। तो वो शू से कहती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ से कैसे बाहर भेज सकती हो, तुम भूल गई चैन तो तुम्हारा फर्स्ट लव है ना, और तुम उसे जेल में नहीं देखना चाहोगी। और बॉडीगार्ड फिर भी उसे वो यहाँ से लेकर जाता है और शू सोचती है कि इसकी इस बातों से जियांग के ऊपर और असर पड़ेगा। एक तो ऐसे ही वो अभी मुझसे गुस्सा है
फिर ये तुरंत ही उसे कहने लगती है कि तुम उस लिन की बातों पर बिल्कुल बिलीव मत करना। वो यहाँ पर आकर मुझे फोर्स कर रही थी चैन को जाके बचाने के लिए, लेकिन मैंने उससे साफ मना कर दिया। और तुम्हें पता है उसकी वजह से मेरी चोट खुल भी गई है और मुझे कितना दर्द भी हो रहा है। तो फिर जियांग कहता है कि रुको मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। तो कहती है कि नहीं, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब दर्द कम हो गया। और फिर शू से मनाने लगती है और कहती है कि देखो अब मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, मैं मानती हूँ कि मैंने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हरकत की थी, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब फ्यूचर में इस तरीके की कोई हरकत नहीं करने वाली हूँ और अब मैं चैन को पसंद नहीं करूँगी। तो फिर ये उसका हाथ छोड़ता है और कहता है कि पिछली बार भी तुमने ऐसी बोली थी, लेकिन फिर अब खुद की जान लेने की कोशिश करी। तो शू कहती है कि लेकिन अब मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगी। ऐसा बोलकर उसके गाल पे किस करती है। तो फिर ये देखकर जियांग तो शौक ही रह जाता है कि आखिर वो इतनी बदली हुई बातें कैसे कर रही है। फिर इतने में मेड यहाँ पर आकर बताती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। तो फिर जियांग तुरंत ही बाहर चला जाता है और शू बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर जब दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं तो शू से कहती है कि देखो मेरी चोट इतनी दुख रही है कि मैं अपना हाथ नहीं हटा सकती हूँ, तो तुम ही मुझे खिला दो। तो फिर जियांग इसके लिए मान जाता है और उसे ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है और काफ़ी शौक होता है कि पहले तो वो एग नहीं खाती थी और अब वो कैसे खा रही है। शू तो इस चीज़ के लिए बहाना बना लेती है कि अभी मैं बीमार हूँ ना, तो मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इसलिए मैं खा रही हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग अपने स्टडी रूम में होता है। तभी उसका ये असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि डॉक्टर ने बताया कि उसकी वाइफ की कंडीशन अभी ठीक है, बस प्रॉपरली मेडिसिन चेंज किया जाएगा तो फिर उसके स्टिचेस ठीक हो जाएंगे। जियांग अपने असिस्टेंट से ये भी क्लियर करवाने के लिए बोलता है कि उसे कोई आफ्टर इफेक्ट तो नहीं होंगे। और फिर वो शू के बारे में सब सोचने लगता है कि अभी वो कितनी अलग अलग बातें कर रही थी उससे। वो सोचता है कि उसके पेट में चोट आई है, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम ही डिफरेंट पर्सन बन चुकी है। फिर तभी आशु को उसकी स्टेप मॉम की कॉल आने लगती है। तो ये कॉल देखते ही वो याद करती है स्टोरी के बारे में कि स्टोरी के हिसाब से इस फीमेल लीड की जो फैमिली है, यानी कि उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो उसे हमेशा ही बुली किया करती रहती है क्योंकि शू अपने डैड की नाजायज़ बेटी है और इसी बात से वो तीनों ही उसे चिढ़ते हैं। फिर शू समझ जाती है कि अब स्टेप मॉम का कॉल आया है तो कोई अच्छी चीज़ के लिए तो आया नहीं होगा। फिर वो कॉल उठा लेती है तो उसकी स्टेप मॉम उसे बताने लगती है कि कल तुम्हारे डैड का 50th बर्थडे, तो जियांग के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंच जाना। तो शू कहती है कि क्या आप लोगों ने जियांग को कुछ भी समझा हुआ है जो वो इतना फ्री बैठा है कि कभी भी उठकर आ जाएगा। तो फिर स्टेप मॉम को गुस्सा आती है और वो उसके डैड को फ़ोन देती है और कहती है कि तुम ही इससे बात करो। फिर शू के डैड उसे समझाने लगते हैं कि कल इतनी इंपॉर्टेंट बर्थडे पार्टी है और सभी गेस्ट वगैरह आएंगे और तुमने अभी तक जियांग को हमारे घर नहीं लेकर आई हो और आफ्टर ऑल वो हमारा सन इन लॉ है, तो उसका यहाँ पर आना ज़रूरी है। तभी स्टेप मॉम कहने लगती है कि एक तो वो डिसेबल भी है, उल्टा हमें शर्म आनी चाहिए उसे यहाँ बुलाने के लिए, फिर भी हम बुला रहे हैं। शू सोचती है कि स्टोरी के हिसाब से ये लोग हमेशा से ही जियांग के साथ बिजनेस करना चाहते थे और इस वजह से ही उसके पीछे पड़े हुए रहते थे और इन्होंने कभी अपनी पेरेंट्स वाली ड्यूटी तो निभाई नहीं और अब बस उसका यूज़ करना चाहते हैं। फिर वो साफ मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी और साथ ही जियांग भी बहुत ही बिजी है, तो हम दोनों ही नहीं आने वाले। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तो फिर डैड गुस्सा होने लग जाते हैं और स्टेप मॉम भी उन्हें चिढ़ाने लगती है कि देख लो अपनी बेटी को, इतनी अमीर फैमिली में शादी हो गई है तो सोच रही है कि अब बहुत ही अमीर हो चुकी है। तो डैड कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, ये हमारी बात नहीं सुन रही है तो क्या हुआ, आखिर जियांग फैमिली का हेड भी तो जिंदा है ना, अब मैं उन्हें बोलता हूँ। फिर ये तुरंत ही जियांग के ग्रैंडपा को कॉल करके बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन दे देते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शू और जियांग को जो कि साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वो उसे बताता है कि कल हम तुम्हारे डैड की बर्थडे पार्टी में चलेंगे और मैंने गिफ्ट की तैयारी भी कर ली हूँ। तो ये सुनकर ये पूछती है कि क्या तुम सच में चलने वाले हो। जियांग कहता है कि क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ। शू कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। फिर जियांग उसे बताता है कि एक्चुअली ये ग्रैंडपा का ऑर्डर है, उन्होंने मुझे आफ्टरनून में कॉल किया था और कहा था कि हम दोनों को बर्थडे पार्टी में जाना ही पड़ेगा, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। और तुम फिक्र मत करो, मैं जैसी बर्थडे गिफ्ट दे दूंगा तो मैं तुरंत ही चला जाऊंगा और ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रहूँगा तुम्हें एम्बेरस करने के लिए। तो ये कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था कि तुम मुझे एम्बेरस करने वाले हो, मैं बस इसलिए तुम्हें जाने के लिए मना कर रही थी क्योंकि मेरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है और मुझे पता है कि वो लोग वहाँ पर तुम्हें परेशान करेंगे, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि वो लोग ग्रैंडपा को कॉल करके तुम्हें वहाँ पर जाने पर मजबूर करेंगे। तो ये कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है और शू सोचती है कि अब जब बर्थडे पार्टी में जाना ही है तो चलो मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। फिर वो अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज़ करती है और तभी हम देखते हैं कि जियांग यहाँ अपने असिस्टेंट के साथ बहुत देरी से इंतज़ार कर रहा होता है कि आखिर शू कब रेडी होकर इन लोग के साथ पार्टी में जाने के लिए निकलेगी। जैसे ही शू यहाँ सामने आती है
तो असिस्टेंट और जियांग दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। शू जियांग से पूछने लगती है कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, तो फिर तुरंत ही असिस्टेंट उसकी तारीफ कर देता है। तो फिर जियांग अपने असिस्टेंट को गुस्से में देखता है, तो वो कहता है कि मेरा मतलब ये था कि आप दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी लग रहे हैं। फिर इसके बाद शू और जियांग दोनों साथ में बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं और सभी लोग इन लोग को देखते रह जाते हैं। और शू की स्टेप मॉम तो उसे देखकर जेलस हो जाती है कि आखिर इसने इतने अच्छे कपड़े और ज्वेलरी कैसे पहनी हुई है, लगता है जियांग फैमिली में इसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। फिर स्टेप मॉम यहाँ पर शू को बातें सुनाने लगती है और कहती है कि आखिर तुम कैसी लड़की हो, यहाँ पर अपने पेरेंट्स के घर पर आई हो और उन्हें हेलो भी नहीं कह रही हो, तुम्हारे अंदर इतनी सी भी तमीज़ नहीं है। शू कहती है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई इंसान दिखते तो मैं उन्हें हेलो कह देती। तो फिर ये सुनने के बाद स्टेप मॉम का मुंह तो बंद हो जाता है। फिर जियांग शू के डैड को एक पेंटिंग गिफ्ट करने लगता है जो कि बहुत ही महंगी होती है। तो ये पेंटिंग लेकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम लोग अंदर रूम में चलते हैं, मुझे बिजनेस के बारे में भी आपसे बात करनी थी। तभी जियांग का असिस्टेंट उन्हें साफ मना कर देता है कि बॉस काफ़ी बिजी है और वो बस यहाँ पर आपको गिफ्ट देने के लिए आए थे और अभी वो यहाँ पर ज़्यादा रुकने नहीं वाले। फिर ये सुनने के बाद शू के डैड को गुस्सा आती है और वो शू से कह देते हैं कि अब तुम्हारा हस्बैंड जा रहा है तो क्या हुआ, कम से कम तुम्हें तो यहाँ रुक नहीं होगा। तो शू सोचती है कि रुक ही जाती हूँ, आखिरकार जियांग ने इन लोगों को इतना महंगा पेंटिंग दिया है तो ऐसे कैसे मैं बिना कोई फ़ायदा उठाए यहाँ से जा सकती हूँ। आखिर यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे खाने हैं तो मैं सारे खाने इंजॉय करके जाऊँगी। फिर जियांग शू से कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी काम रहेगा तो तुम मुझे तुरंत ही कॉल कर देना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर यहाँ पर शू के डैड और उसकी स्टेप मॉम उसे कहने लगते हैं कि तुम हमारे साथ स्टडी रूम में चलो, हमें तुमसे बात करनी है। तो शू ज़ोर ज़ोर से सभी गेस्ट को कहने लगती है कि मेरे मॉम डैड आप सभी को कुछ अनाउंस करके बताना चाहते हैं। तो फिर सारे गेस्ट शू के डैड और स्टेप मॉम को घेर लेते हैं और शू अपना मज़े में खाना एंजॉय करने चली जाती है। तभी इतने में उसकी स्टेप सिस्टर पीछे से आकर उसे धकेल देती है और कहने लगती है कि क्या तुम्हारे घर पे खाना पीना नहीं मिलता है जो हमारे घर पे आके खा पी रही हो। फिर शू को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाती है और वो उसे कहती है कि अभी इसी वक्त जो खाना गिरा है उसे उठाओ। तो ये शॉक होती है और सोचती है कि ये नाजायज़ लड़की आखिर इतनी ज़्यादा हिम्मत वाली कैसे हो गई, पहले तो ये अक्सर हमसे डरा करती थी। फिर वो उसे चिल्लाती है कि तुम अपनी सिस्टर से ऐसे बात करोगी और फिर वो शू के ऊपर हाथ उठाने लगती है, पर शू जल्दी से उसका हाथ रोकती है और उसे मार के नीचे गिरा देती है। तो फिर स्टेप सिस्टर तो काफ़ी शॉक हो जाती है और शू मन में सोचती है कि इस फीमेल लीड को कुछ फाइट करना नहीं आता होगा, लेकिन मैं मेडिकल जीनियस के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी फाइटर भी हूँ। फिर इसकी स्टेप सिस्टर गुस्से में अपने मॉम डैड को आवाज़ देने लग जाती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर शू के डैड और स्टेप मॉम सारे गेस्ट लोग के साथ यहाँ पर आ जाते हैं और फिर स्टेप मॉम तुरंत ही बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इस लड़की को यहाँ पकड़ो और इसे यहाँ से जाने मत देना। फिर हम देखते हैं कि शू जाने की कोशिश करती है तो वो लोग जल्दी से उसे पकड़ लेते हैं और फिर स्टेप मॉम कहने लग जाती है कि तुमने अपने डैड की पार्टी में आकर पार्टी ख़राब करने की कोशिश की और साथ ही अपनी सिस्टर को भी मारी, तुम्हें अभी इसी वक्त अपनी सिस्टर फेफे से माफ़ी मांगना होगा। तो शू कहती है कि अगर आप लोगों ने मुझे हाथ लगाया ना तो फिर जियांग आप लोग को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो कितना पावरफुल है। ये सुनते के साथ ही स्टेप मॉम इसे थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि वो कितना भी पावरफुल होगा लेकिन है वो एक डिसेबल और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुमने क्या सोची थी कि अब तुम्हारी इतनी अमीर फैमिली में शादी हो गई है तो तुम्हें उसका सपोर्ट मिलने वाला है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और फिर शू की दूसरी स्टेप सिस्टर उसे कहने लगती है कि तुम कितनी पागल हो ना, जियांग जैसे डिसेबल बंदे के ऊपर इतना एरोगेंट फील कर रही हो, तुम्हें पता है ना वो डिसेबल है और जो अपनी फैमिली का हेड तक नहीं बन सकता है वो क्या ही तुम्हें सपोर्ट कर पाएगा। तो शू इन लोग को चिल्लाती है कि वो चाहे ना खड़ा हो सके लेकिन वो तुम्हारे वाले ओल्ड मैन से तो 1000 गुना बेहतर है। ये सुनते के साथ ही फिर स्टेप मॉमी से एक और थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि लगता है मैंने तुम्हें बहुत टाइम से अच्छे से रूल्स नहीं सिखाई ना, तो अब टाइम आ गया है तुम्हें अच्छे से रूल्स सिखाने का। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग अपने असिस्टेंट के साथ कार में होता है और तभी उसके असिस्टेंट को कॉल आ जाती है और उसे पता लग जाता है कि शू को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। तो वो इस बारे में जियांग को बताता है कि मैडम को वहाँ पर बुली किया जा रहा है। तो फिर जियांग कहता है कि उसे अपने लिए खुद लड़ना चाहिए, आखिर मैं क्या ही करूँगा, और वो कह देता है कि तुम सीधे कंपनी लेके चलो। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शू की स्टेप सिस्टर भी उसे मारने जाती है तो स्टेप मॉम समझा देती है कि ऐसे मत मारना कि पता चले। तो फिर ये स्टेप सिस्टर कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी कोई निशान नहीं छोड़ने वाली हूँ। और फिर वो शू के सामने आकर उसे बातें सुनाने लगती है और फिर उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और कहता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ को हाथ लगाओगे। फिर तो ये स्टेप सिस्टर जियांग को देख के डर जाती है और तभी डैड आकर इन लोगों को चिल्लाने लगते हैं कि सिस्टर ने बस थोड़ा सा मजाक करी थी, इस पर तुम उसे मारोगी, जल्दी से उसे छोड़ो। फिर बॉडीगार्ड शू को छोड़ देते हैं और वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसकी चोट पे बहुत ही दर्द हो रहा होता है। तो फिर जियांग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट जाकर जल्दी से उसे उठाता है।
फिर शू की स्टेप मॉम तुरंत ही उसकी स्टेप सिस्टर की साइड लेते हुए कहने लगती है कि वो लोग यहाँ पर बस मजाक कर रही थी और कोई फाइट नहीं कर रही थी। जियांग कहता है कि मैंने सब सुना कि आपने कैसे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया मेरी वाइफ को पकड़ने का और आप उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का कह रही थी। तो फिर स्टेप मॉम काफ़ी शौक होती है कि ये जियांग इस शू की कितनी साइड ले रहा है। फिर वो तुरंत ही कहती है कि एक्चुअली में शू ने ही पहले अपनी सिस्टर को मारी थी, तो मैं बस उसे उसकी गलती के लिए रूल सिखा रही थी और कुछ भी नहीं। आफ्टर ऑल शू हमारी घर की बेटी है, तो उसे हमारी फैमिली के रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो जियांग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब उसकी शादी मुझसे हुई है तो उसके ऊपर ज़्यादा हक मेरा बनता है क्योंकि वो मेरी फैमिली मेम्बर हुई, और अब आपने उसे हाथ लगाया है तो फिर आप बोलो मैं आपको कैसे डील करूं। फिर ये सुनते के साथ ही स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स तो डर जाए। फिर शू की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स डर जाती है, तभी डैड बात को संभालते हैं और कहते हैं कि देखो तुमने अपनी सिस्टर को मारी हो ना, तो अभी माफ़ी मांग लो। तो शू की स्टेप सिस्टर माफ़ी मांगने के लिए मना कर देती है। तो डैड शू से पूछते हैं कि अच्छा तुम ही डिसाइड करो कि तुम क्या चाहती हो। शू तो बहुत ही खुश हो जाती है कि जियांग उसकी मस्त साइड ले रहा है। फिर वो कहती है कि मेरी कंडीशन बहुत ही सिंपल है, मैं चाहती हूँ कि मेरी ये दोनों स्टेप सिस्टर और मेरी ये स्टेप मॉम दोनों ही मुझसे माफ़ी मांगे। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि आखिर वो तुमसे बड़ी है, तुम उनसे कैसे माफ़ी मांगने के लिए कह सकती हो। शू कहती है कि अब वो मेरी बड़ी नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पार्टी में इसलिए आई थी ताकि मैं आप लोगों के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ सकूं। अब आप लोग मेरे कोई फैमिली मेम्बर नहीं हो। जियांग शू की हिम्मत देखकर काफ़ी शौक हो रहा होता है कि उसके अंदर कितने गट्स आ चुके हैं। शू कह देती है कि मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि आप लोगों को साफ साफ बता रही हूँ, क्योंकि अब मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ले आऊँगी आप लोगों से रिश्ता तोड़ने के लिए, और साथ ही साथ मुझे आप लोगों की कंपनी में भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए। तो स्टेप मॉम मन में सोचती है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये हमसे रिश्ता तोड़ेगी, अभी तो हमें इससे और फ़ायदा उठाना है। फिर वो उसे बातें सुनाने लगती है कि क्या तुम इतनी अनग्रेटफुल बनोगी कि अपने डैड को ऐसे धोखा दोगी, आखिर उन्होंने तुम्हें 10 सालों से पाला है। शू कहती है कि अच्छा पाला है, आई थिंक इस बारे में सभी को पता होगा कि आप लोगों के घर में मेरी वैल्यू किस तरीके की थी, इसलिए ऐसे घर को तो मैं अपनी फैमिली नहीं कह सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि आप भूलो मत कि अभी आपको मुझसे माफ़ी मांगना है, तो चलो जल्दी शुरू हो जाओ। पर फिर भी वो लोग कुछ नहीं सुन रहे होते हैं। तो शू कहती है कि ठीक है, माफ़ी नहीं मांगना है तो कोई बात नहीं, अब आप लोग और पैसे दे दो, वैसे भी मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है आप लोगों से आर्ग्यूमेंट करने का। और फिर वो जियांग से कहती है कि हस्बैंड तुम थक गए होंगे ना, तो हम लोग घर चलते हैं। तो जियांग शू की बात तुरंत ही मान जाता है और उसके डैड से कह देता है कि वो उनके साथ कोई बिजनेस डील नहीं करने वाला, और ऐसा बोलकर वो शू के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर डैड अपसेट होने लग जाते हैं, तो स्टेप सिस्टर उन्हें मनाने लगती है कि डैड आखिर वो एक डिसेबल है, उसे छोड़ो आप। तो ये से थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो मिस्टर जियांग है, बहुत ही पावरफुल है वो, और हम उसे बिल्कुल भी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद जब शू और जियांग साथ में कार से जा रहे होते हैं, तो शू सोचती है कि मैंने जो अभी अपनी फैमिली के पास इतना ट्रबल करके आई हूँ, कहीं इस बात से गुस्सा तो नहीं हो गया है। फिर ये वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और कह रही है कि मैं जानबूझ के उन लोगों के साथ फाइट नहीं करने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी है, और देखो मेरे मुँह के कॉर्नर पर कितना चोट भी लग गया है और मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर वो कहता है कि अगर दर्द हो रहा है तो ठीक है, हॉस्पिटल चल के चेकअप करवा लो। शू कहती है कि मैं तुम्हें बताऊँ, मैं बस मज़े में अपना खाना एंजॉय कर रही थी, पर तभी अचानक से वो फेफे आकर मुझे ढकेल दी और उसकी वजह से मेरे मुंह में चोट लग गई, और पता है और भी ज़्यादा लग सकता था। तो ये कहता है कि फिर तुमने उसे मज़ा चखाने के लिए नीचे गिरा दी और उसे मारी भी। तो कहती है कि क्या तुम इस वजह से अब मुझे ब्लेम करोगे। देखो मैं सच कह रही हूँ, वो लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दिए थे और वो लोग मेरे सामने तुम्हारी भी बुराई कर रहे थे, जो कि मैं सह नहीं पाई, और मैंने ये सब तुम्हारे लिए भी करी हूँ। नहीं तो देखो ना, मैं तो हमेशा बहुत ही अच्छी रहती हूँ और मैं कोई ट्रबल नहीं क्रिएट करती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे प्लीज़ कहने लग जाती है कि तुम अब मुझसे इस बात पर गुस्सा मत होना। तो फिर ये काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि इसने मेरे लिए फ़ाइट करी, आखिर ये इतनी डिफरेंट कैसे हो चुकी है। फिर वो सोच में बढ़ जाता है कि कहीं ये पागल हो गई है या फिर बस इसे स्टूपिड बनने का प्रिटेंड कर रही है। फिर वो इससे कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक्स करना चाहूँगा कि तुम मुझे डिफेंड कर रही थी। तो कहती है कि थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा मुझे तुम्हें थैंक्स करना चाहिए कि तुमने आकर मुझे प्रोटेक्ट करे और तुमने मेरे डैड से बिजनेस डील करने के लिए भी मना कर दिए। मैं बहुत ही खुश हुई। जियांग कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी ड्यूटी निभाऊंगा। तो ये सोचती है कि ड्यूटी, लेकिन जाने तो कोई बात नहीं, अभी हमारे बीच में शुरुआत है, तो धीरे धीरे ही सही, देखना एक दिन ये मुझे लाइक करने लगेगा और मैं इसे इंप्रेस करके रहूँगी। फिर वो इसे कहने लगती है कि मैं सच में तुम्हारे लिए सिंसियर हूँ और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए। ऐसा बोलकर वो उसे देखी जा रही होती है, तभी असिस्टेंट भी इन लोगों को देखकर शॉक होता है और वो अचानक से ब्रेक लगा देता है। तो फिर शू इसके ऊपर गिरने लग जाती है और इसे कहता है कि तुम बस अपना ही ख्याल रख लो तो वही काफ़ी होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि शू को बहुत ही भूख लग रही होती है और वो जैसी किचन में जाने लगती है तो देखती है कि जियांग वहाँ पर फ्रिज खोल
खोलकर पानी लेने की कोशिश कर रहा है, पर वो पानी की बोतल उठा ही नहीं पा रहा है। तो वो उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और फिर वो उसे बोतल खोल कर निकाल कर देने भी लगती है नीचे बैठकर। तो वो देखता है कि उसका गला कितना ज़्यादा खुल गया है। तो फिर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम कैजुअली सभी मैन के साथ ऐसे बिहेव करती हो। तो फिर वो जल्दी से उठ जाती है। तो वो कहती है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, और क्या तुम्हें भूख भी लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तो जियांग कह देता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। फिर ये सोचती है कि काश मैं इसे ठीक करने में इसकी हेल्प कर पाती, तो लेकिन इसकी बीमारी ठीक होना बहुत ही मुश्किल है, और मुझे तो इतनी ज़्यादा मेडिसिन की नॉलेज भी नहीं है। फिर वो सोचती है कि नहीं, मुझे अपनी पूरी कोशिश करना होगा इसे ठीक करने के लिए, और अब इसे वापस खड़ा करने में मैं इसकी हेल्प करके रहूँगी। फिर इसके बाद शू इस बारे में स्टडी करने लग जाती है, और वो सोचती है कि अगर ये फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर का मुझे नंबर मिल जाएगा तो मैं जल्दी से जियांग का अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूँगी, और इससे ज़्यादा % चांसेस है कि वो ठीक हो जाएगा। तब यहाँ पर जियांग का वो हाउसकीपर आकर इसे उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट लाकर दे देता है, और उसे बताने लगता है कि उसकी इतने टाइम की ट्रीटमेंट के बाद भी यही रिजल्ट आया है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, अब तुम जाओ। तो फिर ये कहने लगता है कि मैडम आपने ये सब क्यों मंगवाया है। तो फिर ये बताती है कि मैं जियांग के बारे में और जानना चाहती हूँ और उसका ख्याल रखना चाहती हूँ। तो ये सुनकर वो काफ़ी शौक होता है और कहता है कि मैडम आप क्या सच कह रही हैं, अगर ये आप सच में कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर शू से यकीन दिलाती है कि अब मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ, और मैंने पास्ट में चाहे उसे कितना परेशान करी होंगी, लेकिन अब मैं वैसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ और उसके साथ अच्छे से रहने वाली हूँ। तो फिर हाउसकीपर कहता है कि ठीक है मैडम। फिर वो जाने लगता है। तो शू से पूछती है कि वैसे ये बताओ कि जियांग आखिर डिनर के लिए आने वाला है कि नहीं। तो वो हाउसकीपर बताता है कि बॉस ने बताया नहीं। तो फिर कहती है कि ठीक है, मैं खुद ही उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। फिर वो तुरंत ही जियांग को कॉल लगा लेती है, और हम देखते हैं कि जियांग अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है, और उसका असिस्टेंट यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन करने के लिए स्क्रीन पर उसके फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू करता है। और तभी इतने में शू की कॉल आ जाती है, और सभी लोग शू की कॉल की आवाज़ सुनने लग जाते हैं, जिसमें वो कह रही होती है कि हस्बैंड तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और तुम डिनर के लिए आने वाले हो कि नहीं। फिर ये सारी आवाज़ सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं कि बॉस की वाइफ का कॉल आया है। फिर वो जल्दी से स्क्रीन की रिकॉर्डिंग बंद करता है और उसका कॉल लेकर कहता है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा। तो ये कहती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऑफिस के बाद पिक करने आऊँगी, और फिर हम लोग बाहर साथ में डिनर करने चलेंगे। तो फिर ये हाँ बोलकर कॉल कट करता है। फिर हम देखते हैं कि शू और जियांग साथ में जब डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, तो शू कहने लगती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, और यहाँ का रिजर्वेशन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारा नाम लेकर मुझे इजीली रिजर्वेशन मिल गई। तो फिर ये कहता है कि वैसे तुमने अचानक से बाहर डिनर का प्लान क्यों बनाई। तो शू कहती है कि घर पे देखो इतने सारे लोग हैं, हाउसकीपर और सारे मेट्स, और मुझे तुम्हारे साथ अकेले में डिनर करना था। तो फिर ये सुनकर जियांग खुश हो जाता है। शू कहती है कि लेकिन हस्बैंड मुझे एक और चीज़ है जो तुमसे बात करनी थी। तो कहता है कि क्या चीज़। तो शू से बताती है कि हस्बैंड मैंने एक बेस्ट न्यूरोसर्जन का अपॉइंटमेंट ले लिया, तो क्यों ना हम लोग नेक्स्ट वीक से तुम्हारे पैर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने पहले भी कई टेस्ट करवा चुका हूँ और सबका रिजल्ट ये आया कि मेरे पैर कभी ठीक नहीं हो सकते, और ऊपर से अब मेरे पास कोई फालतू टाइम भी नहीं है। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने इतनी कोशिश कर रहे हो और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, इसलिए तुम अपसेट हो, लेकिन फिक्र मत करो, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, तो क्या पता हमें कोई रास्ता मिल जाए। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। और वो उसे पूछता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है। तो फिर वो कहती है कि हाँ, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और तुम्हें ठीक करवाना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि देखो, मेरे ऊपर फालतू टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि मैं नहीं ठीक होने वाला हूँ, और इसमें तुम खाली डिसअपॉइंट होने वाली हो और कुछ भी नहीं। और देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी इस हालत की वजह से तुम मुझे बहुत ही डिसलाइक करती होंगी। फिर ऐसा बोलकर वो अपसेट हो रहा होता है, तो शूज़ के पास जाके बैठती है और कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और कोई तुम्हें डिसलाइक नहीं करता है, सब कोई उल्टा बस तुम्हें देखते रह जाते हैं। तो बताओ, क्या तुम मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी नहीं मानोगे। तो ये सुनते के साथ ही जियांग उसे देखता रह जाता है, पर फिर उसे मना करता है कि नहीं, अब इस बारे में दोबारा मत कहना। तो फिर वो कहती है कि ठीक है। और फिर शू जैसी उठने लगती है, तभी गलती से वो ग्लास गिरा देती है, और ग्लास फूटने की वजह से पानी उसके ऊपर पूरा गिर जाता है। तो जियांग टिश्यू लेकर जब उसे साफ़ करने के लिए जाता है, तो वो उस तक पहुँच ही नहीं पाता। शू से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ और वॉशरूम में साफ़ करके आती हूँ। फिर शू वॉशरूम में आने के बाद अपने आप को समझाती है कि उसका मना करना तो ऑब्वियस था, लेकिन देखना टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर शू जैसी वॉशरूम से बाहर निकलती है, तो उसे यहाँ पर उसकी तीसरी स्टेप सिस्टर मिल जाती है, जो कि उस दिन पार्टी में नहीं आई हुई थी। वो इसे चिल्लाने लगती है कि मैंने सुनी कि तुमने डैड की बर्थडे पार्टी में ट्रबल क्रिएट करी। वो इसे कहती है कि तुम चुपचाप से वापस घर जाकर मॉम डैड से माफ़ी मांगोगी और उनसे रिश्ता ना तोड़ने की बात करोगी, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शू इसकी बातें सुनकर समझ आती है कि अच्छा, तो ये मेरी तीसरी वाली स्टेप सिस्टर है जो कि अब्रॉड से अब वापस आई है। शू इसे साफ मना कर देती है कि जब मैंने कोई गलती नहीं करी तो मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी। तो फिर वो उसे उसकी गलती बताने लगती है कि
उसने स्टेप मॉम को बेइज्जत करी और उसकी स्टेप सिस्टर को बेइज्जत करी, उन्हें मारी, तो ये सभी उसकी गलती है। शू कहती है कि अब वो लोग मेरी कोई मॉम और सिस्टर नहीं है और मेरा उनके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने लॉयर भी भेज दी हूँ उनके साथ अपना रिश्ता कट करने के लिए। तो इसकी ये स्टेप सिस्टर कहती है कि मॉम सही कहती है कि तुम बिल्कुल एरोगेंट हो चुकी हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम्हारा डिसेबल हस्बैंड तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला है? वो कोई काम का नहीं है। शू कहती है कि मेरा हस्बैंड कितने काम का है ना, ये तुम्हें भी पता है। उसके पास इतनी पावर है कि तुम्हारी फैमिली उसके साथ बिजनेस करने के पीछे पड़े हुए और डैड उसे प्लीज करने में लगे हुए थे, इसलिए दोबारा उसे डिसेबल कहने की हिम्मत भी मत रखना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर उसकी स्टेप सिस्टर गुस्से में इसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, पर वो अपने आप को रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। और यहाँ से जैसे ही जाने लगती है तो वो उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और तभी जियांग को देखकर सोचती है कि अच्छा तो इसका डिसेबल हस्बैंड यहीं पर ही बैठा हुआ है, आज मैं इसे सबक सिखाती हूँ और इससे इसका लेवल दिखाती हूँ कि ये एक अच्छी फैमिली से है तो क्या हुआ, है तो एक डिसेबल। फिर वो यहाँ पर आकर पहले तो उसे बातें सुनाने लगती है कि ये सीट उसने बुक करी थी पर उन लोगों को कैसे मिल गई। तो वो उसे बताता है कि ये सीट ऑलरेडी उसके नाम पर रिजर्व थी, तो उसने कोई सीट नहीं छीना हुआ है। तो फिर से बहुत ही गुस्सा आती है और तभी सामने से वेटर आ रहा होता है, तो ये जानबूझ के उसे पैर लगा के गिरा देती है ताकि ये गरम गरम सूप जियांग के ऊपर गिर जाए। पर तभी शू आते हुए ये देख लेती है और वो जल्दी से जियांग के सामने उसे हक करते हुए प्रोटेक्ट करने लगती है और ये गरम गरम सूप पूरा उसके पीठ पर गिर जाता है और सभी लोग ये देखकर शॉक होते हैं। पर शू तो यहाँ जियांग की फिक्र कर रही होती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम नहीं। फिर ये वेटर तो माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई। तो फिर शू की स्टेप सिस्टर उसे कहती है कि माफ़ी मांग के अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब जल्दी से साफ करो, सब तुम्हारी गलती है। तभी शू को बहुत गुस्सा आती है और वो वाइन उठाकर अपनी स्टेप सिस्टर के ऊपर डाल देती है। ये देखकर आसपास के बैठे हुए सारे लोग इन लोग का वीडियो बनाने लगते हैं और शू की स्टेप सिस्टर उसे चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तभी यहाँ जियांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए बोल देता है और फिर तभी इतने में शू की स्टेप सिस्टर गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, पर तभी यहाँ पर जियांग के सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और इसे पकड़ के रोक लेते हैं। पर तभी यहाँ पर शू की स्टेप सिस्टर रुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आदमी यहाँ पर आ जाता है और शू को चिल्लाने लगता है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो शू बताने लगती है कि इसने जानबूझ के मेरे हस्बैंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। फिर वेटर भी बताने लगता है कि हाँ मैं अच्छे से जा रहा था और इसने जानबूझ के बीच में पैर करके मुझे गिराई। तो भी ये आदमी मान नहीं रहा होता है और कहता है कि रुआन ऐसा नहीं कर सकती है। तभी शू से उसकी ऐसी कर करते हुए देखकर समझ जाती है कि ये तो इसका हस्बैंड नहीं है, यानी ये कोई और ही है। फिर वो कहने लगती है कि तुम तो इसके हस्बैंड नहीं हो, तो बताओ तुम दोनों का इतना क्लोज रिश्ता कैसे। तो फिर रुआन जल्दी से इसे दूर करती है और बात को संभालते हुए कहने लगती है कि पहली बात तो कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी हूँ और ये वेटर खुद गिरा है, और दूसरी बात ये कि ये बस मेरा फ्रेंड है, मेरे ऊपर कुछ भी झूठा इल्ज़ाम मत लगाना। तो शू कहती है कि रुआन तुम कितनी पागल हो ना, तुम्हें इतना तक नहीं पता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और दूसरी बात ये कि तुमने जो वेटर को गिराने की कोशिश करी ना, तो तुम्हारे हील्स के निशान इसकी पैंट पर है जो कि साफ दिख रहे हैं। जियांग कहता है कि एक काम करो, पुलिस को ही कॉल करो, फिर पुलिस खुद ही एविडेंस ढूंढ लेंगे। तो ये सुनते के साथ ही रुआन मना करने लगती है और वो सोचती है कि अगर पुलिस यहाँ पर आ जाएगी तो फिर ये मैटर और बढ़ जाएगा और मैं इसे डेट कर रही हूँ, इस बारे में भी न्यूज़ फैल जाएगी। और फिर रुआन शू के पास आकर उसे मनाने लगती है कि हम दोनों तो सिस्टर है ना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। शू कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने जो गलती करी हो उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगना होगा। तो फिर रुआन को मानना पड़ता है और वो नील डाउन होकर इससे माफ़ी मांगती है और फिर अपनी ऐसी बेइज्जती होने के बाद वो शू से कह देती है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगी, और यहाँ से चली जाती है। और अपनी स्टेप सिस्टर को मज़े चखाकर शू तो बहुत ही खुश होती है और साथ ही साथ जियांग भी। और फिर रात में हम देखते हैं कि शू अपनी पीठ खोलकर आईने में देख रही होती है कि उसे कितनी ज़्यादा चोट आई हुई है। वो सोचती है कि रुआन कितनी ज़्यादा क्रूएल है कि वो इतना ज़्यादा गर्म सूप जियांग के ऊपर गिराना चाहती थी। अगर ये उसके ऊपर गिर जाता तो वो जल जाता और कितना दर्द में होता। फिर अचानक से जियांग को वो रूम में देखकर जल्दी से अपने कपड़े सही करती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन लगाने आया हूँ। तो ये शौक होती है कि तुम लगाओगे, एक काम करो मेड को बुला दो। तो ये कहता है कि क्यों, मैं नहीं लगा सकता क्या, या फिर कहीं तुम ऐसा सोचती हो कि मैं भी एक लूज़र हूँ। तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। फिर जियांग उससे अपने कपड़े निकाल कर बेड पे लेटने के लिए बोलता है, तो फिर वो उसकी बात मान जाती है। और फिर शू की चोट देखकर जियांग सोचता है कि वो मेरी वजह से इतना जल गई है। फिर जब वो उससे मेडिसिन लगा रहा होता है तो शू को काफ़ी पेन हो रहा होता है, पर वो एक्टिंग करती है कि नहीं मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा है। तो ये देखते हुए जियांग सोचने लगता है कि कैसे उसने जल्दी से आकर उसे प्रोटेक्ट कर ली थी। वो सोचता है कि अगर वो तभी वहाँ पर नहीं आती तो मैं जल चुका होता और इसने मेरे लिए ये चोट ली है। फिर जियांग मान जाता है और शू से कहता है कि तुम उस न्यूरो सर्जन का नंबर ले लेना, मैं अपॉइंटमेंट के लिए रेडी हूँ। ये सुनते के साथ ही शू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम सच में रेडी हो। तो फिर जियांग उसे ऐसे देखकर शॉक होता है और कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। शू कहती, फिर शू जल्दी से अपने आप को कवर करती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं जल्दी की अपॉइंटमेंट फ़िक्स कराती हूँ, फिर हम लोग चलते हैं।
जियांग कहता है कि ठीक है, फिर अपना ख्याल रखो, और ऐसा बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। और शू सोचती है कि ये क्या, आखिर वो ये सब देखने के बाद इतना काम डाउन कैसे हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू नीडल ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस कर रही होती है अपने पैर के ऊपर, क्योंकि अब उसे जियांग का ट्रीटमेंट खुद भी तो करना है ताकि वो जल्दी ठीक हो। जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रही होती है तभी उसे उसकी स्टेप मॉम की कॉल आ जाती है, और वो उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर वो अपनी सिस्टर रुआन के ऊपर केस कैसे कर सकती है। तो फिर शू उन्हें बताती है कि उसने जो गलती करी थी ये उसका खुद का अंजाम है, और अब तो यही नहीं बल्कि उसके डेटिंग अफेयर के बारे में भी सभी को पता लग जाएगा। तो फिर स्टेप मॉम इसे चिल्लाती है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो। शू कहती है कि हाँ, अभी तो आप इस धमकी समझो, और हाँ, जो आपको मुझे पैसे वापस करने थे वो कब दे रहे हो, मुझे जल्दी चाहिए। फिर शू की स्टेप सिस्टर उसकी मॉम को समझाने लगती है कि मॉम काम की बात करो। तो फिर मॉम शू से अच्छे से बात करने लगती है और उसे कहती है कि आखिर हम लोग फैमिली है ना, तो इतना सब कुछ तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है, और देखो हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तो तुम यहाँ पर हमसे मिलने आ जाओ। शू सोचती है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये बहुत ही चालाक औरत है और ये ज़रूर मुझे कोई प्रॉब्लम में डालना चाहती होगी। फिर वो कहती है कि अभी तो आप सिर्फ 50 साल की हुई हो ना, और इतनी जल्दी आपकी याददाश्त भी जाने लगी, लगता है आप भूल चुकी हैं कि अब आप लोग मेरी फैमिली नहीं हो और मैंने ऑलरेडी आपके साथ रिश्ता कट कर चुकी हूँ। तो फिर स्टेप मॉम को तो गुस्सा आने लगता है, पर फिर वो सिस्टर के कहने पर अच्छे से बात करती है और कहती है कि तुम्हें अपनी चीज़ें याद है ना, तो अगर वो चाहिए तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। देखो, अगर तुम आओगी तभी तुम्हें तुम्हारी ज़रूरी चीज़ें मिल जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके मिल जाएगा। फिर शू सोचती है कि आखिर वो ज़रूरी चीज़ क्या मेरी मॉम की लेगेसी होगी। फिर ये कह रही थी कि ठीक है, मुझे टाइम और जगह बता देना, मैं पहुंच जाऊंगी। फिर स्टेप मॉम और ये स्टेप सिस्टर रुआन दोनों बड़ी खुश हो जाते हैं कि उनका प्लान कामयाब हो गया। अब जब वो वहाँ पर आएगी तो ये लोग उसकी रेपुटेशन ख़राब करेंगे और फिर देखेंगे कि जियांग कैसे उसकी साइड लेता है। अब वो गई और फिर स्टेप मॉम इसे एक होटल का एड्रेस सेंड कर देती है, तो ये समझ जाती है कि ज़रूर इन लोग कोई अच्छा काम करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। फिर इतने में मेरी से आवाज़ देने लग जाती है कि डिनर रेडी है, तो ये कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ। और फिर शू देखती है कि उसके पैर तो नम हो चुके हैं और वो सोचती है कि आखिर ये इतनी जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रहे। फिर वो बाहर आती है और ठीक से चल नहीं पा रही होती है, और जैसे ही गिरने लगती है तो जल्दी से जियांग से गिरने से बचा लेता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ है। तो ये उसे नहीं बताती और कहती है कि कुछ नहीं, मुझे तो उल्टा चक्कर आ रहे हैं, पैर तो मेरे बिल्कुल ठीक है। और फिर वो उसके ऊपर से उठ जाती है और उसे दिखाने के लिए चक्कर आने का ही नाटक कर रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू अपनी स्टेप मॉम से मिलने होटल पहुंच जाती है और उसकी स्टेप मॉम से देखते के साथ ही पूछती है कि तुम अकेले आई हो। शू कहती है कि ऑफ कोर्स अकेले आई होंगी ना, क्या आप क्या किसी और के साथ हैं। तो वो भी कहती है कि मैं भी अकेली हूँ और वो उसे अंदर ले लेती है और कहती है कि देख लो तुम्हारा सामान यहीं पे ही रखा है। तो शू जाकर अपना सामान उठाकर चेक कर रही होती है, तो स्टेप मॉम उसका मजाक उड़ाने लगती है कि पता नहीं तुम्हारी मॉम ने कौन सी स्पेशल चीज़ रखी होगी। और फिर वो कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट रेडी है कि नहीं, तो फिर उसकी स्टेप मॉम उसे कॉन्ट्रैक्ट भी पकड़ा देती है और शू को यहाँ गर्मी लगने लगती है। तो उसकी स्टेप मॉम उसे मिल्क ला कर देती है उसमें ड्रग मिलाकर और कहती है कि ये लो, मैंने इसमें उल्टा तुम्हारे लिए आइस भी डाल के लेकर आई हूँ। तो शू कहती है कि आप तो बड़ी अच्छी हो गई। और फिर शू सब जान रही होती है कि उसके अंदर ड्रग मिला हुआ है, तो वो थोड़ा सा पीती है और तुरंत ही नाटक करने लग जाती है कि मुझे अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं, क्या आपने इसमें कुछ मिलाया हुआ है। और फिर वो तुरंत ही बेहोश होने का भी नाटक कर लेती है। तो स्टेप मॉम कहती है कि बड़ी आई मुझसे पंगा ले रही थी, और फिर वो तुरंत ही अपनी बेटी को भी कॉल करके कह देती है कि वो ऑलरेडी बेहोश हो चुकी है, तो तुम यहाँ पर इंतज़ाम करो और लाइव ब्रॉडकास्टिंग का भी अरेंजमेंट करना, मैं अभी से इंजेक्शन दे देती हूँ। और फिर वो इंजेक्शन लेकर जैसे ही शू के पास आकर उसकी नस ढूंढने लगती है तो शू जाग जाती है और कहती है क्या हुआ, आपको मेरी नस नहीं मिल रही है। तो फिर स्टेप मॉम शॉक हो जाती है कि वो तो पूरी होश में है। फिर ये इंजेक्शन लेकर स्टेप मॉम को ही लगा देती है और कहती है कि ऐसे करना चाहिए था ना, ढूंढने की क्या ज़रूरत है, ऐसे जल्दी काम करता, और अब बस आप इंतज़ार करो 5 मिनट में इसका असर शुरू होने वाला है। और आप सोच रही होंगी ना कि मेरे ऊपर इसका असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले से ही ड्रग के लिए मेडिसिन लेकर आई थी, मुझे पता था कि आप ऐसे कुछ करने वाली हैं। तो फिर इसकी स्टेप मॉम को तो बहुत ही शौक लग रहा होता है और वो कहने लगती है कि तुम शू नहीं हो सकती हो, वो तो इतनी बुद्धू थी, तो कहीं तुम कोई और तो नहीं हो। शू कहती है कि ये आप आराम से सोचना। और फिर शू यहाँ से जाते जाते उस ड्रग का इंजेक्शन को लेकर जाती है और फिर शू घर आती है तो मेड उससे बताती है कि जियांग भी थोड़ी देर में घर आ जाने वाला है। फिर ये जाकर उसी इंजेक्शन को निकाल कर देखने लगती है और उसे थोड़ा अपने हाथ में लगाती है और सोचती है कि मैंने सही अंदाज़ा लगाई थी कि इस इंजेक्शन को जब तक खून में नहीं डालेंगे तब तक असर नहीं करेगा, तो चलो अच्छा हो मैंने इसे ले आई, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे पुलिस को दे दूँगी, क्योंकि इस बारे में पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ऐसी ड्रग से इनोसेंट लड़कियों को हार्म किया जा रहा है।
और फिर हम देखते हैं कि शू जब यहाँ बाथटब में होती है तभी अचानक से उसे ड्रग का नशा चढ़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग घर पर आया होता है और मेड उसे बताती है कि शू अपना नहाने गई है। तो फिर वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि वो उसके साथ में डिनर करेगा, पर 1 घंटा हो जाता है, वो अंदर से आती नहीं है। तो फिर ये खुद ही बाथरूम में जाता है उसे चेक करने के लिए और फिर देखता है कि शू की हालत यहाँ पर ख़राब हो रही है। वो उसे देखते ही उसे किस करने लग जाती है और शू के ऐसे बिहेवियर से वो समझ जाता है कि उसे ड्रग दिया गया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है। उसे याद आ जाता है कि कल वो जियांग को किस कर रही थी। ये याद करके वो काफ़ी शॉक होती है। तभी जियांग उसे कहता है कि तुम उठ गई। तो ये उसे देखकर और शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम यहीं पर ही थे। तो ये बताता है कि हाँ, मैं तुम्हारे उठने का ही इंतज़ार कर रहा था। शू पूछती है कि आखिर क्यों। तो ये कहता है कि वो तो तुम ही बोलो, क्या तुम भूल चुकी हो कि कल तुमने मुझे किस करी थी। ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है और कहती है कि मैं कल रात का सब कुछ भूल चुकी हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस से किस करूँ तो कोई बात नहीं। और फिर वो किस करने के लिए आंखें बंद कर रही होती है। तो फिर ये देखकर जियांग भी स्माइल करने लगता है और वो पूछता है कि वैसे ये बताओ कि आखिर तुमने कल ड्रग क्यों ली हुई थी। तो फिर ये पूछती है कि हाँ, मेरे ऊपर तो ड्रग का असर था ना, तो क्या तुमने मेरी हेल्प करे हो, तो हमारे बीच में कुछ हुआ था। तो फिर जियांग याद करने लगता है और उसे कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है और तुम्हें डॉक्टर ही ट्रीट करके गया है। तो चलो अब मेरी बारी है, अब तुम मेरा जवाब दो। तो फिर सुई से बता देती है कि मैं अपनी स्टेप मॉम से मिलने के लिए गई हुई थी और उन्होंने ये काम किया है। जियांग ये सुनने के बाद शू को समझाता है कि अगली बार वो ऐसे अपने आप को खतरे में ना डाले। तो फिर वो मान जाती है कि ठीक है। फिर जियांग यहाँ से बाहर आता है और इसे उसकी स्टेप मॉम पर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और तभी यहाँ जियांग को पता लगता है कि शू के डैड उसे मिलने के लिए आए। तो फिर वो उनसे बात करने जाता है और यहाँ पर वो उसे बता रहे होते हैं कि उसकी वाइफ ने उसे चीट करी हुई है और इस वजह से वो अपनी बेटी को सबक सिखाना चाहते हैं, तो उससे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर जियांग उन्हें चिल्लाता है कि उनकी वाइफ ने जो करी है ना काम, उन्हें सब पता चल गया है और वो उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। और फिर जियांग का गार्ड शू के डैड को पकड़ के यहाँ से बाहर निकालता है और फिर जियांग कॉल करके ऑर्डर दे देता है कि वो शू के डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करवाना चाहता है। शू ये सब खड़े होकर सुन रही होती है और फिर जैसी वो जियांग के पास आती है तो कहता है कि तुमने सब सुन ली। तो ये उसे थैंक्स करने लगती है कि तुम मेरे साथ कितने अच्छे से हो। तो फिर जियांग कहता है कि आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ हो और मैंने बोला था कि तुमने आखिर मुझसे शादी करी हो तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। शू कहती है कि इसीलिए तो मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ। फिर जियांग चला जाता है और शू सोचने लगती है कि उसने मेरी कितनी हेल्प किया है, तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है जल्दी से जल्दी उसके पैर ठीक करने के लिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। फिर जैसे ही यहाँ शू के डैड घर पहुँचते हैं तो स्टेप मॉम और तीनों सिस्टर उनका वेट ही कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने शू को सबक सिखाया कि नहीं। तो फिर ये बताते हैं कि जियांग ने उनकी कोई बात नहीं सुना और अपने घर से भी निकाल दिया। फिर इतने में इन्हें कॉल आती है और इनको बैड न्यूज़ मिल जाती है कि अब इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। फिर डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं और स्टेप मॉम को भी चिल्लाने लगते हैं कि सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। तभी इतने में रुहान कहती है कि मॉम डैड आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे फादर इन लॉ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और बस एक बार वो जीत गए ना तो फिर हमारी फैमिली को भी फ़ायदा होगा। फिर इतने में रुहान का हस्बैंड उसे कॉल करके चिल्लाने लगता है कि उसने चीट करी है और वो उसे अब डिवोर्स लेना चाहता है। फिर ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और इन लोगों को बताती है कि मेरी डेटिंग न्यूज़ एक्सपोज हो गई है और अब मेरा हस्बैंड भी मुझसे डिवोर्स ले रहा है। फिर ये लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि अब ये लोग गए। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शू डॉक्टर से मिलने गई होती है जो उसने जियांग के लिए ढूंढी हुई है, जो कि बहुत ही फेमस है। वो यहाँ शू को देखती ही सोचने लगती है कि ये तो वही मिस्टर जियांग की वाइफ है ना, जो कि उसके बिल्कुल भी लायक की नहीं है। फिर शू इस डॉक्टर से हेल्प मांगने लगती है कि आप मेरे हस्बैंड को ठीक करने में मेरी हेल्प करो। तो फिर ये डॉक्टर उसे कहती है कि मिस्टर जियांग का ट्रीटमेंट इतना आसान नहीं है। तो शू कहने लगती है कि मेरे पास एक तरीका है और फिर वो एक रिपोर्ट दिखाती है जिसमें उसने सारी चीज़ें डिटेल में पता कर ली है कि कैसे ट्रीटमेंट से उसका पैर ठीक हो सकता है। तो डॉक्टर मी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं इतने टाइम से जियांग को ठीक करना चाहती थी पर मेरे पास अच्छे ट्रीटमेंट के रास्ते ही नहीं थे और फिर जियांग ने भी मुझसे मिलना छोड़ दिया था पर मैंने उस पर गिव अप नहीं करी थी और अब फाइनली इस लड़की ने एक अच्छा ट्रीटमेंट का तरीका ढूंढ लिए और ये तो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड निकली लेकिन इसने मेरा ही काम आसान कर दिए। फिर शू यहाँ से चली जाती है और डॉक्टर भी खुश होने लगती है कि अब मैं अगर जियांग को ठीक कर दूंगी तो मैं उसका दिल जीत के रहूँगी। फिर रात में हम देखते हैं कि शू फिर से अपने पैर के ऊपर नीडल ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी उसके पैर में से खून भी आने लगता है। इतने में जियांग आ जाता है इसे मिलने के लिए तो ये जल्दी से फिर से बहाना करती है और उसे बिल्कुल पता नहीं लगने देती कि वो अपना ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट देने आया था, ये लकी ब्रेसलेट है जो तुम्हें सेफ रखेगा। तो शू काफ़ी खुश होती है। फिर जियांग जब जाने लगता है तो शू से कहती है कि तुम यकीन रखना तुम्हारे पैर ज़रूर ठीक हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जियांग मेड से इस बारे में पूछ रहा होता है कि आखिर शू अपने रूम में करती क्या रहती है।
तो फिर मेड उसे बताती है कि उसने एक बार उसके रूम में नीडल्स देखी हुई थी, तो शायद वो नीडल्स की प्रैक्टिस करती है। ये काफ़ी शौक होता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू जियांग को हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर से मिलवाती है। और फिर डॉक्टर उसे बताती है कि आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। शू ने पहले से ही डॉक्टर मी से डिस्कस करके रखी थी कि वो जियांग को बिल्कुल पता ना लगने दे कि उसी ने ये ट्रीटमेंट का तरीका निकाली है। और जियांग जब इस ट्रीटमेंट के लिए मान जाता है तो फिर डॉक्टर मी उससे अकेले में इस बारे में बात करती है कि आपको याद है आपने एक बार ऑफर रखे हुए थे कि जो भी आपको ठीक कर देगा आप उसकी एक रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मैं आपको ट्रीट कर दूंगी तो मुझे मेरी रिक्वेस्ट पूरी हुई मिलनी चाहिए। तो फिर वो हाँ कहता है। फिर डॉक्टर मी उसे बताती है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, इसलिए वो उसकी आंखों पर पट्टी डाल देती है। और हम देखते हैं कि उसकी जगह यहाँ पर शू ट्रीटमेंट करने के लिए आती है। और तभी जियांग को फील हो जाता है कि ये स्मेल मुझे जानी पहचानी लग रही है, और उसे पट्टी के नीचे से थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है और वो शू का ब्रेसलेट देख लेता है और समझ जाता है कि वही उसका ट्रीटमेंट कर रही है। फिर शू इतने देर का ट्रीटमेंट करने के बाद जब ऑपरेशन रूम से बाहर निकलती है तो वो इतनी थक जाती है कि उसे चक्कर आ जाता है। और फिर जियांग जब उठता है तो उसके पैर अब काम कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर मी कहने लगती है कि मैंने फाइनली तुम्हें ठीक कर दी और मेरी मेहनत अब रंग लाई। तो चलो अब मैं अपनी रिक्वेस्ट तुम्हें बता देती हूँ। मैंने ये बात काफ़ी टाइम से अपने दिल में छुपाई हुई थी कि मिस्टर जियांग मैं आपको लाइक करती हूँ और मुझे पता है कि आप मैरिड हो, लेकिन मैं फिर भी आपकी सिर्फ फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहती हूँ। और ये मन में सोचती है कि अभी ये मुझे हाँ नहीं बोलेगा तो क्या हुआ, तो भी मैं इस अपनी ब्यूटी में फंसा के रहूँगी। तो जियांग इसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी कोई ऐसी हैबिट नहीं है कि मैं फीमेल फ्रेंड्स रखूँगा अपने पास। तो ये कहती है कि लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने कहा था ना कि आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी पूरी करेंगे जब मैं आपको ठीक कर दूंगी। तो फिर तो जियांग कहता है कि लेकिन तुमने तो मुझे ठीक नहीं करी हो और ये मुझे पता है। तो फिर ये पूछने लगती है कि आपको कैसे पता लग गया कि मैंने आपका ट्रीटमेंट नहीं करी हूँ। तो फिर ये याद करने लगता है कि उसने कैसे शू को देख लिया था। वो इसे कहता है कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर जियांग के पास उसका असिस्टेंट भाग कर आता है और उसे इस बारे में बताता है कि बॉस आपकी वाइफ बेहोश हो गई थी और वो अभी वार्ड में है। ये सुनते के साथ ही जियांग कहता है कि मुझे अभी उसके पास लेके चलो। और फिर वो व्हील चेयर पर बैठ कर जाता है शू को ढूंढने के लिए। और ये देखते हुए डॉक्टर मी को बहुत ही जेलसी होती है कि वो लड़की कितनी ज़्यादा लकी है। और फिर जियांग यहाँ शू के उठने का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही शू को होश आता है तो वो तुरंत ही जियांग से पूछने लगती है कि तुम्हारे पैर अब ठीक हुए कि नहीं। तो ये कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारे पैर अभी दर्द दे रहे हैं। तो शू कहती है कि मेरे पैर क्यों दर्द देंगे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरा नीडल ट्रीटमेंट करने के लिए अपने पैर के ऊपर ही प्रैक्टिस करी हो। तो ये शौक हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता लग गया। ये कहता है कि मैंने पहले ही बोला था ना कि तुम अपने आप को कोई नुकसान मत पहुंचाना और कोई खतरे में मत डालना, तो तुमने ऐसा क्यों करी, तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर वो कहती है कि देखो लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है ना और मैंने तुम्हें ठीक भी कर दी। पर जियांग अभी भी उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ऐसे बात को पलट नहीं सकती हो। तो फिर वो पैर दर्द होने का नाटक करने लगती है। कहता है कि रुको मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। तो वो जल्दी से उसे रोकती है और कहती है कि बस मुझे किस कर लो फिर ठीक हो जाएगा। पर जियांग बस उसे देख रहा होता है। तो शू कहती है कि कोई बात नहीं, नहीं करना। तो तभी वो जल्दी से उसे किस कर लेता है और फिर यहाँ से बाहर चला जाता है और शू बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग शू की इन्वेस्टिगेशन करवाता है अपने असिस्टेंट से और उसका असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस आपकी वाइफ ने कभी भी मेडिसिन स्टडी नहीं करी है, तो उनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है कि उन्होंने आपका ट्रीटमेंट करी। फिर ये काफ़ी शॉक होने लगता है और सोचता है कि आखिर ऐसे कैसे। फिर असिस्टेंट और इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ रहा होता है तो जियांग शू के बारे में सोचने लगता है कि वैसे तो अब वो काफ़ी बदल गई है, लेकिन वो अपने असिस्टेंट को मना करता है क्योंकि अब उसके लिए ज़रूरी वो सब नहीं है। फिर रात में हम देखते हैं कि जियांग अपने पैर नहीं उठा पा रहा होता है और वो सोचता है कि अभी तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए। ये सोचकर वो अपसेट होता है। तभी यहाँ शूज़ के रूम में पहुँच जाती है और उसे पैर पे मसाज देने लगती है। तो फिर वो कहता है कि नहीं ये सब मत करो, तो भी वो नहीं मानती और कहती है कि अभी तो फुल बॉडी मसाज होगा। तभी जियांग उसे स्ट्रिक्टली रूम से बाहर जाने बोलता है। तो सोचती है कि सच में ये तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। फिर वो जाने लगती है और जल्दी से उसे किस करते हुए कहती है कि गुड नाइट और ये बोलकर भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू जियांग की चलने की प्रैक्टिस करवाने के लिए उसे धीरे धीरे खड़े होने का बोल रही होती है। जब वो खड़ा होता है तो फिर दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उसके पैर अब काम कर रहे हैं। फिर शू तो इतनी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि जल्दी से उसके ऊपर कूद जाती है और वो व्हीलचेयर पे गिर जाता है। तो वो उसे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी। जियांग कहता है कि लगता है तुम नहीं चाहती मैं ठीक हूँ। तो ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं यही चाहती हूँ। तो फिर जियांग बस उसे देखते रह जाता है। इतने में फिर उसे कॉल आ जाती है तो शू को उठना पड़ता है और वो सोचती है कि अच्छे वाले मोमेंट पर ही कोई ना कोई डिस्टर्बेंस कर देता है। फिर जियांग शू को बताता है कि उसके ग्रैंडपा बीमार है और वो उन्हें देखने जा रहा है। तो शू कहती है कि मैं भी साथ में चलूँगी।
तो फिर जियांग उसे भी लेकर अपने ग्रैंडपा के घर जाता है। और जैसे यहाँ पर जियांग की आंटी शू को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है कि तुम इस लड़की को घर क्यों लेकर आए हो। तो फिर जियांग कहता है कि ऑफ कोर्स ये मेरी वाइफ है और मेरे ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तो इसका यहाँ पर आना बनता ही था। और फिर जब दोनों जाकर ग्रैंडपा से मिलते हैं तो ग्रैंडपा की कंडीशन देखते हुए शू समझ जाती है कि उन्हें क्या हुआ है, और फिर वो कहती है कि मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। तो फिर जियांग ये सुनते के साथ ही डॉक्टर और नर्स को यहाँ से बाहर जाने बोलता है और वो शू से पूछता है कि क्या तुम सच में इन्हें ठीक कर सकती हो। तो ये कहती है कि मुझ पर बिलीव रखो, और फिर वो यहाँ पे ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। जब अचानक से जियांग की आंटी यहाँ पर आती है तो वो ये देखकर शू को चिल्लाने लग जाती है कि वो उसके डैड को मारना चाह रही है। तो शू इन्हें समझाती है कि मैं उनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, और फिर ग्रैंडपा ठीक होने लग जाते हैं तो शू खुश हो रही होती है। तभी आंटी इससे थप्पड़ लगाती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो उसके डैड को मार रही थी। तो शू ने सब एक्सप्लेन करती है, तो फिर उसे समझ आता है कि वो तो सच में उसके डैड का ट्रीटमेंट ही कर रही थी, पर वो शू को थैंक्स करने के बजाय उल्टा उसे चिल्लाई जा रही होती है और उसके ऊपर हाथ भी उठाने वाली होती है। तभी यहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और वो अपनी आंटी को मारने से रोकता है और उनसे कह देता है कि वो शू से इसी वक्त माफ़ी मांगे। तो ये आंटी माफ़ी मांगने के लिए नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है। फिर ग्रैंडपा पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और होश में आ जाते हैं। तो जियांग उन्हें बताता है कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ने उन्हें ठीक करी है। तभी यहाँ पर जियांग की आंटी फिर से आ जाती है और वो शू और जियांग की बुराई अपने डैड के सामने कर देती है। तो डैड तो बहुत ही गुस्सा होने लग जाते हैं शू के ऊपर। तो जियांग यहाँ पर उसकी साइड लेता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं उसी की तरफ रहूँगा, उसने कुछ गलत नहीं करी है। तो फिर ग्रैंडपा तो जियांग के ऊपर भी गुस्सा हो जाते हैं और आंटी तो यही चाह रही होती है क्योंकि उन्हें अपने डैड की कंपनी चाहिए और वो जियांग को मिल जाएगी, इसलिए वो उसे साइड करना चाह रही होती है और अपने डैड को वो अगेंस्ट भी कर देती है जियांग के ग्रैंडपा उसे सीईओ की पोजीशन पर से भी निकाल देते हैं, पर वो फिर भी शू की साइड लेता है और उसके साथ घर आ जाता है। शू उसे किस करके थैंक्स करने लगती है कि तुमने आज मेरी साइड ली है, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटा दिए। आखिरकार वो तुम्हारी मेहनत थी, तुमने इतने टाइम से कंपनी संभाले थे। तो फिर कहता है कि तुम फिक्र मत करो और वो उसे टच करना चाह रहा होता है। शू ये समझ जाती है तो वो उसका हाथ अपने फेस पे रखती है और फिर शू उसे आई लाइक यू बोलने वाली होती है, पर जल्दी से जियांग उसे रोक लेता है और वो बहाना करके चला जाता है। फिर हम देख रहे होते हैं कि जियांग की आंटी कैसे उसका प्रोजेक्ट खराब करने के लिए पीछे पड़ी होती है और उसकी चिप चुराने का सोच रही होती है और शू यहाँ जियांग के क्लोज होना चाह रही होती है, पर वो कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहा होता है उससे दूर होने के। तो फिर ये उसे जेलस करवाने के लिए क्लब चली जाती है मेल मॉडल हायर करने। तो फिर वो जेलस होकर वहाँ पहुंच ही जाता है। तो शू से समझाती है कि वो ये सब उसे जानबूझ के जेलस करवाने के लिए कर रही थी क्योंकि वो उसे लाइक करती है। फिर यहाँ पर वो भी उसे कुछ कहने वाला होता है कि इतने में असिस्टेंट फिर से काम के लिए आ जाता है। तो शू कहती है कि बहुत नहीं, बार बार बीच में आकर हर कोई डिस्टर्ब करता रहता है। तो ये कहता है कि इस बार मुझे सच में काम है। फिर हम देखते हैं कि जियांग अपनी आंटी को रंगे हाथ पकड़ लेता है कि वो कैसे उसके प्रोजेक्ट की वो चिप चुरा रही थी और फिर वो अपनी आंटी को जेल करवा देता है। और जैसे ही इस बारे में ग्रैंडपा को पता लगता है तो वो तो जियांग को ही चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर इस बारे में सभी को पता लग जाएगा और ये चीज़ पब्लिक होगी तो उनकी इमेज खराब होगी। तभी शू भी यहाँ पर जियांग की साइड लेने लगती है तो ग्रैंडपा फिर और चिल्लाने लग जाते हैं और उनकी तबीयत खराब हो रही होती है। तो शू जाकर उनसे कहती है कि आपका ऐसे बिहेव करना सही नहीं है, मैं आपका भी ट्रीटमेंट करती हूँ। और फिर जियांग भी अपने ग्रैंडपा को समझाता है कि आपको ये सारी तकलीफें लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी मैं संभाल लूँगा और ये मैं आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपकी ओल्ड एज है, आप आराम करो बस। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग अपनी कंपनी संभालने लग जाता है और तभी यहाँ शू से मिलने आती है और फाइनली अब जियांग यहाँ शू को प्रपोज कर देता है और उसे बताता है कि वो भी उसे कितना लाइक करता है और कहता है कि वाइफ चलो अब हम लोग घर चलते हैं, और ऐसा बोलकर उसे उठाकर लेकर जाता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।